भारतीय सुधार आंदोलन, इंडियन रेनेसेंस भी बोलते हैं, रिफॉर्म भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बताऊंगा एक एक करके। देखो सबसे पहले तो समझो, नाम में तुम्हें क्या कह रहा है कि इंडियन रिफॉर्म करना है। किस रिफॉर्म किस चीज में होता है, क्या लगता है भाई? अगर किसी में सुधार करने की बात करोगे तो सुधार का मतलब तभी करोगे ना जब कोई चीज खराब है, तभी तो रिफॉर्म होगा, तो कॉमन बात है। तो इसका मतलब आप भारतीय सुधार आंदोलन रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट है इसका मतलब हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं, यही तो है हिसाब है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या थी इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट की। पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब बैकग्राउंड क्या रहा था। देखो इंडियन रिफॉर्म अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में जहां पे अपने हेडिंग डाली है इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट, वहां पे ऊपर लिख लो ड्यूरेशन है 1800 टू 1947, 1800 से 1947 के बीच की बात लगभग आप पढ़ेंगे। 1800 टू 1947, ठीक है, 1800 से 1947 के बीच का पोर्शन है जिसमें ये सुधार आपको होने हैं। तो बैकग्राउंड में जो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे वो है सिचुएशन, स्थिति। सिचुएशन यानी स्थिति। स्थिति का मतलब है उस समय की जो हमारी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी की सिचुएशन कैसी थी। सिंपल है, ऑब्वियस बात है। समाज किसी भी समय भी आप देख लो उसमें कुछ बुराइयां होती हैं, हमेशा से हुई हैं, आज भी हैं समाज में। बट दिक्कत बस ये है कि पुराने वाली सोसाइटी में अभी वाली सोसाइटी में डिफरेंस क्या है बुराई के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहे हो? रिफॉर्म मूवमेंट अगर आपको कवर करना है तो लॉजिक ये हुआ, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सोशल एविल। सोशल एविल्स का मतलब होता है उस समय की सामाजिक बुराई, तभी तो आप इस बुराई को दूर करने के लिए रिफॉर्म करोगे ना। तो सोशल एविल की बात हो रही है, तो लॉजिकली सोच के बताइए कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां उस समय थीं। ये जो दौर आपने पढ़ा है 1800 से 1947 के बीच का, क्या लगता है? सती प्रथा थी सर, बिल्कुल सही बात है। इन बुराइयों के करके पढ़ना भी है आपको। जेनोसाइड, अच्छा चलो, हाँ एक एक करके चलिए। हाँ क्या बता रहे थे आप लोग, समझ गए सोशल लेवल्स में क्या पढ़ना है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने बताया एक एक करके, फिर देखते हैं उसको। चलिए सबसे पहले आपने बताया सती सिस्टम, सही बात है, सभी लोगों को पता है सती क्या होता है ना। क्या होता है सती? अच्छा ओके, बंद करने आता था, मार करके, फीमेल को मार के जिंदा, जिंदा, सही बात है। सती सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सती सिस्टम को देखने की कोशिश करेंगे तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ होता था उसको पता है कहानी क्या होती थी। सती प्रथा बेसिकली क्या था, अच्छा ये हिंदी में अपने आप ही आता है क्या? सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी, सोशल लेवल्स है, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है इन विच विडो मतलब विधवा सेक्रीफाइस हरसेल्फ बाय सिटिंग अटॉप हर डिसीज हस्बैंड फ्यूनरल प्रेयर। यानी फ्यूनरल प्रेयर का मतलब होता है जो चिता होती है उसके ऊपर जिस महिला के पति की डेथ हो जाती है उसको बिठाया जाता था। अब लॉजिक बात है, अगर आप इतना सा भी हाथ में जल जाते हैं तो आपको बहुत तेज दर्द होता है, जरा सा नहीं आप हटा देते हैं। बट यहाँ पे इमेजिन करिए कि उस फीमेल को जिसको उस बॉडी के ऊपर बिठा दिया जाता था, चारों तरफ से आग थी। अब लॉजिकली क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए वो चिता है जो जल रही है और यहाँ पे उसको लिटाया गया है, यही तो हिसाब है। ये क्या होगी, ऑब्वियस से भागने की कोशिश करेगी ना, इमेजिन करिए। तो चारों ओर उस समय के जो गांव वाले होते थे वो खड़े हो जाते थे और उनके हाथ में होती थी तलवार और भाला। वो क्या करते थे, अगर भाग करके वो औरत इनके पास आती थी तो भाले से उसको ऐसे कर देते थे जिससे वापस उसी में चली जाए। इमेजिन कर रहे हैं सती सिस्टम, ये सती सिस्टम की ओरिजिनलिटी थी। इसको ही दूर करने का काम किया था किसने? राम मोहन राय ने, बहुत फेमस नाम है। देखिए कुछ इस तरीके का सीन है आपके सामने, ये है सती प्रथा, दिख रहा है चारों तरफ लोग आपको दिख रहे थे कि इमेजिनेशन है, बट ये रियलिस्टिक वे में समझिए इसको कि ये यहाँ पे सामने जल रही हैं और ये सामने बंदे खड़े हैं। अगर बाई चांस यहाँ से भागने की कोशिश होगी तो आपके सामने सारा हिसाब किताब दिख रहा है, सोचिए। तो ये सती प्रथा थी तो उस समय की जो सबसे
आप कह सकते हैं हीनियस क्राइम था उस समय के हिसाब से, वो आपका ये था। क्लियर हो गया सती? अब इसके अंदर क्या था, मतलब रिफॉर्म कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आगे जानेंगे। यहां तक क्लियर है सती सबको? ठीक। दूसरा, पहला आपने बता दिया सर सती सिस्टम, चलिए दूसरा बताइए, बोलो यार। हाँ, अनटचेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अनटचेबिलिटी मतलब होता था छुआछूत, लिख लीजिए, बिल्कुल सही बात है, सबको पता होगा, कोई नई बात नहीं है, छुआछूत। ठीक है, थर्ड बताइए। बिल्कुल सही बात है, विडो की सिचुएशन को लेकर के काफी इश्यू थे, तो लिखिए विधवा, विधवा की दशा। नेक्स्ट आपने बिल्कुल क्या, चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल सही बात है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। नेक्स्ट इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, जो बच्चियां होती थी, कन्या भ्रूण हत्या। जी और कुछ बोला था कोई? स्लेव सिस्टम, ठीक बात, स्लेव सिस्टम, स्लेव का मतलब हुआ दास प्रथा, स्लेव सिस्टम, दास प्रथा। नेक्स्ट और बताइए, बताते चलिए सर, ये दिक्कत थी, क्या आएगी? एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, हाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो आ ही जाएगी। चलिए महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, ठीक बात, और बताइए। बोलिए। बिल्कुल आएगा, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, पर्दा सिस्टम, पर्दा प्रथा, सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, डैश करके लिख लो, बाय मेल, पुरुषों द्वारा सामाजिक नियंत्रण। और रेडिकल नेचर, रेडिकल का मतलब होता था कट्टरवाद, रेडिकल नेचर यानी कट्टरवाद, धर्म को लेकर के कट्टरता, रिलीजन को लेकर के कट्टरता थी आपकी। ठीक है, लगभग मोटा मोटी ये सारी और भी हो सकती हैं भाई, ऑब्वियस है कमियां हैं, कमियां गिनाने में जाओगे कमियां ही कमियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कोशिश करो इसको समझने के लिए। जैसे इसमें और क्या बच रहा है आपका, रेसिज्म हो गया, नहीं हुआ, लिख लीजिए वो भी। नस्लवाद, एक चीज ध्यान रखना, जो कम्युनलिज्म होता है ना, संप्रदायवाद, हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम शुरू में नहीं था, वो अंग्रेज जब आए थे, दैट इज अराउंड 1878 के आसपास, 1875 के आसपास जो माहौल बना है, उस समय के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम की कहानी शुरू हुई। वैसे हिंदू मुस्लिम की कहानी थी नहीं शुरू में, ठीक है, कुछ इश्यू थे, बाद में बताऊंगा, यहां पहुंचूंगा जब, तो ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या थी, लगभग कितनी हो गई आपकी मोटा मोटी, नोट सबने कर लिया है। अब उसमें से देख के बताइए इसमें से कौन सी है जो अभी भी है, सुपरस्टिशन अभी भी है, ओके, और सोशल कंट्रोल अभी भी है, बिल्कुल सही बात है, और इन्फेंटिसाइड भी है, चाइल्ड मैरिज भी है, ठीक बात है, रेसिज्म भी है, ठीक बात, विडो सिचुएशन भी है। तो एक चीज बताइए, तो बदला क्या समाज आपका? सती एक नहीं है, सती ऑब्वियस बात है कहीं नहीं है ना, सती के एविडेंस आपने कहीं देखे क्या? अभी राइट दिखाते हैं सर कुछ जगहों पे है ऐसा कुछ, सती कहीं नहीं है, सती पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो सती सिस्टम को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम है। तो क्या लगता है, सिविल्स का क्वेश्चन आईएएस का, कि क्या लगता है क्या वास्तव में रिफॉर्म हुआ है? क्योंकि सारी कुछ तो है, तो आप पढ़ने क्या जा रहे हो? मतलब हाँ सही जा रहे हो, क्या क्या मतलब? बिल्कुल, जो समाज यहां पर था इस लेवल पे, ये चेंज होकर के एटलीस्ट इस लेवल पे आ गया है, और हमें इसे चेंज होकर के इस लेवल पे लाना है, समझ रहे हो?
तो पॉइंट है कि ये है 2024 के आसपास। तो समाज आपका पहले वाले जो विडो की सिचुएशन थी वो अभी भी सेम है क्या भाई? मे भी आपके घरों में, आपके रिश्तेदारी में कोई विडो होंगी, बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं उनको कहीं बुलाया नहीं जाता, उनके साथ बिल्कुल बायकॉट करते हैं, बाहर ही कर दो इनको समाज से, इनके साथ खाना बैठना उठना है नहीं विधवा लोगों के साथ, ऐसा है कहीं कुछ ऑप्शन? नहीं भाई। काले गोरे में आपके बगल में अगर कोई काला व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, मेल और फीमेल, तो आप उठ करके चले जाते हैं, ऐसा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वास्तव में जो रिफॉर्म है, सुधार, वो हुआ है, इरेडिकेट नहीं। इरेडिकेट का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म होना, वो संभव इनिशियली नहीं होता है और बहुत रेयर चांस है, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोकतंत्र में अगर आप रह रहे हैं तो लोकतंत्र में हर बंदे के क्या हैं? अपने राइट्स होते हैं, अपने अधिकार होते हैं। कुछ लोग कुछ चीजों को सही मानते हैं, जिन चीजों को कुछ लोग गलत मानते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल कोई भी इस सोशल लेवल, जैसे सुपरस्टिशस की बात करते हैं, अंधविश्वास जो आप लोगों ने पाल रखा है। बिल्ली जाती है तो क्या रास्ता काटती है, तो आप में से कितने लोग हैं जो रुक जाते हैं? सही से बताइए। रुक जाते हैं, मैं रुक जाता हूं, दिक्कत क्या है बताइए? इसमें तुमको शर्म आ रही हो तो क्या है, ये तो कोई क्या, मैं रुक जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट यहां पे क्या है? उस रुकने और नहीं रुकने से दोनों में सुपरस्टिशस वाला कॉन्सेप्ट आया? बिल्कुल आया। पॉइंट यहां पे आता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, सिविल्स का मजा आके देखिए। एक ऐसा अंधविश्वास बताइए जो अंधविश्वास समाज के लिए बहुत फायदेमंद है। ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। कोई भी एक सुपरस्टिशस जो समाज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। रात को पीपल के नीचे नहीं सोते हैं। पेड़ के नीचे तो चलो सही बात ही है, पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो वो तो अच्छी चीज है ना, तो सुबह अच्छा ही है ना पेड़। अच्छा, वैसे वैसे के लिए, और सुपरस्टिशियस नहीं है यार, ना ना, वो ठीक है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मान। सब अंधविश्वास जो जेन्युइनली अंधविश्वास है कि मतलब भूत प्रेत ऐसा कुछ है, वो फायदेमंद है। ये आप लोग पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे टॉपिक एनवायरनमेंट का, पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है। आप लोग कभी गांव देहात गए होंगे अपने, वो प्रॉपर जहां पुराना गांव देहात होता है वहां पे जाइए, तो आप लोगों ने एक लोकल, हर एक गांव के एक लोकल डाइटी होते हैं, स्थानीय देवता। आपके गांव, हर गांव की एंट्री पे एक देवता होते हैं, देखे हैं? ठीक। आप चले जाइए उत्तराखंड साइड में, तो वहां पे बहुत फेमस एक वर्ड होता है सैक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, ये है, सोचो, ये सामने आप एक फोटो, आपने बहुत कॉमन फोटो देखी होगी, है ये सामने कौन है? माता जी की एक मूर्ति रखी हुई है। इसके आसपास जितने भी गांव वाले रहने वाले लोग होंगे सब इसकी पूजा पाठ करते होंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट? अभी अच्छा देखिए, इसके आसपास उस गांव वालों ने एक माहौल बना रखा है कि ये जो इलाका है यहाँ पे कौन घूमते हैं? भूत प्रेत घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर भूत प्रेत इस इलाके में घूमते हैं तो यहाँ के लोग इसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो बोलेगे पंचायत, अब पहला सीजन याद करो, याद आ गया? भूतहा पेड़। पॉइंट समझो, भूतहा पेड़ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें सुपरस्टिशियस क्या है? भूत। बट लॉजिकली उस भूत के चक्कर में उस पेड़ का प्रोटेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? भाई सिंपल है, इस इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं वो इस इलाके में क्या करेंगे? समझो, इस पूरे इलाके को टच नहीं करेंगे। बाकी इधर के जितने भी पेड़ होंगे, इधर साइड के जितने भी बाहर के पेड़ होंगे, सबको काटेंगे जब जब नीड होगी, सीधी बात है, लकड़ी। लेकिन इसको टच नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया सेफ हो गया, हाँ या ना? सेफ है। लेकिन सेफ के पीछे का जो रीजन है वो क्या है? भूत। कि यहां पे कौन है? माता जी रहती है। माता जी आपने देखी है? भूत भगवान देखे आपने? यार भगवान क्या है? सुपरस्टिशियस है, हाँ या नहीं? अरे कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते। फिर वही मैं अभी बोला, दोनों पक्ष को समझिए। आप भूत को मानते हैं? नहीं, तो भगवान को क्यों मानते हैं? बात जिस चीज को नहीं देखा है, मैंने बोला इसको थोड़ा सा डिबेट लंबी चलेगी, बट इस पे बात नहीं। पॉइंट क्या है? जो लोग नहीं मानते वो भगवान को सुपरस्टिशियस मानते हैं। तो अगर वो मानते हैं उसके बाद भी इस पूरे एरिया की सेफ्टी हो जा रही है, तो ये अच्छा है कि बुरा? लॉजिक बात है। तो कोई भी एक ऐसा अंधविश्वास जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, उस अंधविश्वास को होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये यूपीएससी का भी कहना है, बात समझिए। तो ये जो सेक्रेड ग्रुप्स होता है, इस पे कई बार लिखना है। आप देखो, इस तरीके के पेड़ पौधे आपने देखे होंगे गांव में, और ये लिटरली कोशिश कीजिएगा तो नहीं जाइएगा, बड़ी खतरनाक यहाँ की इंपॉर्टेंस होती है, बहुत खतरनाक होती है। और खतरनाक इसको ना जो लोग नहीं मानते हैं उसके लिए गवर्नमेंट, फिर उनको गवर्नमेंट जो है वो खुद मनाती है। ठीक है, उत्तराखंड की जो बाढ़ आई थी, केदारनाथ ट्रेजेडी, उसके पीछे भी यही लोग रिस्पॉन्सिबल थे।
पता है ये बात? नहीं पता है सर? बोलो जी, क्या नाम है? वो है माता जी का नाम धारी माता। अब लॉजिकली हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों ने नाम सुना ही होगा, पहली बार नाम सुने धारी माता क्या है, ठीक है। ये धारी माता का वो मंदिर था, उत्तराखंड में टेंपल दिखा, धारी देवी टेंपल, ये धारी माता का मंदिर है। इसमें मे भी आपको फोटो भी कहीं मिल जाएगी धारी माता की, पीछे निकल गई होगी फोटो, ठीक है, निकली है कि कोई फोटो आई थी? ये धारी माता है। इस मंदिर को लेकर के कहानी कुछ इस तरीके थी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट पास किया और उस प्रोजेक्ट में जहां पे इनका मंदिर था, टेंपल था, इस टेंपल को शिफ्ट करना था। क्यों? क्योंकि जैसे ये एरिया है, इस एरिया में यहां पे क्या था, इनका टेंपल था, तो इसको यहां से शिफ्ट करना था, क्योंकि यहां पे क्या बननी थी, हाइड्रो पावर लगाना था। हाइड्रो पावर समझते हैं? पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट ला रही थी गवर्नमेंट। उस पूरे एरिया में ये मंदिर फंस जा रहा था। सरकार है, सरकार इन चीजों, साइंस है, आजकल समझते हो साइंस इन सब चीजों को कौन, सरकार ने बोला इस मंदिर को शिफ्ट करो। वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने बोला मत टच कीजिए सर। समझ रहे हैं, सारी अंधविश्वास की बातें हैं। तो सरकार ने क्या बोला, अब ऐसा कुछ नहीं, फालतू बातें ना करो। उन्होंने बोला सर मैं नहीं बोलता हूं, हमारे जो पूर्वज रहे एंसेस्टर, उन्होंने भी कहा था इसको मत टच करना मंदिर को। लेकिन गवर्नमेंट वैसे ने, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और ये डिटेलिंग पास हुई है 11 जून की, मई या जून की कहानी है, और जिस दिन बाढ़ आई है वो है 13 जून। केदारनाथ ट्रेजडी आपने देखी होगी, बिल पास हुआ था, मंदिर शिफ्ट नहीं हुआ था। बिल जिस दिन पास हुआ असेंबली में, उसी दिन के बाद की कहानी ऐसी कुछ हो गई है। ये स्टोरी है, हिस्ट्री पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, जो हिस्ट्री चैनल है उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी उस चीज को लेकर के। 2013 की कहानी है। हाँ, कुछ डेट शायद 15-16 मई की डेट है, जून मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, जून की है, ठीक। हाँ, तो मतलब ये है कि जिस भी दिन आई है उसके एक दिन पहले बिल पास हुआ था, ऐसे समझो बस। अब लॉजिकली इसको आप क्या डिफाइन करोगे, बोलिए क्या है आपके इसका जवाब? अगर आपको लगता नहीं सर साइंस इसके पीछे का लॉजिक ला, तो मुझे समझाओ, क्योंकि मुझे साइंस समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे का। कल बिल पास हुआ, आज बाढ़ आ गई, और इस चीज को मैं मना भी कर रहा था, टच मत करना। अब इसको कुछ लोग कहेंगे फालतू बात है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट में 10-12 हजार तो निपट गए, कोइंसिडेंट में 10-12 हजार लोग मर गए, उनका क्या गलती है? किसकी गलती थी? कायदे में गवर्नमेंट का था इसमें। अगर कहीं कुछ गवर्नमेंट बोल रही है कि सर मत टच कीजिए, आप लोगों ने देखो, मैं खाली आपके सुपरस्टिशंस को मजबूत नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि एक ऑलमाइटी भी होता है जिसके पास कुछ ऑप्शन होता है। दूसरा एविडेंस आपके सामने है भीमशिला का। भीमशिला देखें सब लोग? केदारनाथ अगर कभी मौका मिले जाने का तो जाइएगा, नहीं जाइएगा तो आपको फोटो तो कम से कम दिखाई दे रहा हूं मैं। ये है आपके सामने, पीछे आप केदारनाथ मंदिर देख रहे हैं सामने, और उस केदारनाथ, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखो वो केदारनाथ दिख रहा है आपको, केदारनाथ के पीछे का ये पोर्शन है, ये केदारनाथ का दिख रहा है बैक का, इसको तरीके से देखो, ये केदारनाथ है, ये उधर आगे, उधर वाला आगे है, ये पीछे है, ठीक है। इस मंदिर से चौड़ी आप दिख रहे हैं, विड्थ अभी पीछे वाली इमेज में आपने देखी थी, इस मंदिर की जो विड्थ है उस विड्थ से चौड़ी आप दिख रहे हैं, विड्थ इसकी उससे चौड़ी वाला पत्थर सामने है। कहानी कुछ इस तरीके से थी, केदारनाथ ट्रेजेस हमने देखी होगी, ये थी आपकी मंदाकिनी रिवर और यहां पे आपका था मंदिर, ठीक है। इस मंदाकिनी रिवर में आपने देखा, वीडियो तो सबने देखी होगी, वीडियो नहीं दिखा रहा हूं आपको, उतने बड़े बड़े पत्थर 3-3, 4-4 फ्लोर के जो होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको निपटाते चले गए, आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, इतना बड़ा पत्थर आकर के इसी मंदिर के पीछे रुक गया, उसके बाद क्यों रुक गया? अब लॉजिकली अब इस मंदिर के बैक में अगर मान 3D में समझना, पीछे रुक गया तो इधर से जो आ रही होगी उसकी मंदाकिनी, वो इधर से कट के इधर निकल गई और इधर से कट के इधर निकल गई, मतलब मंदिर को टच नहीं हुआ। क्या है ये लॉजिकली, बताइए इसके पीछे? तो मैं तुम्हारी आस्था से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, बट लॉजिक सोचना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारा तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता है। चाहता तो ये पत्थर मंदिर को निपटा देता कि नहीं, कितना टाइम लगता यार, जब 4-4 फ्लोर के पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई, कोलैप्स कर गई, तो ये मंदिर क्या जरा सा तो मंदिर है? कितना बड़ा मंदिर, केदारनाथ का सिंगल फ्लोर का मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है। बट चूंकि ये इंडिया का सबसे माइथोलॉजिकली टॉप पे है, केदारनाथ धाम में सबसे बड़ा धाम है, सोचिए ये रीजन था। लोगों ने ऐसा बोला था पत्थर जानबूझ करके शिव जी ने भेजा था, ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं, कहानियां सब बन सकती हैं कि सर ये है वो है, बट लॉजिकली देखिए इमेज को, बस इमेजिन करिएगा कि इतना बड़ा पत्थर पानी के साथ आ रहा है और मंदिर के जस्ट बैक में रुक गया। चाहता तो आगे भी बढ़ सकता था, मंदिर को खत्म करके फ्लो करके आगे बढ़ जाता था, बहुत सारे पत्थर आ रहे थे। सोचिए, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये चीजें क्या है, इसको भी अगर आपको लगता है कि आप डिफाइन कर सकते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे समझाना, फालतू बकवास नहीं। साइंस अगर कोई है आपके पास कि सर ये यहाँ पे डेंसिटी थी, प्रेशर था, मुझे समझा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ में इतना मैं समझ सकता हूँ कि डेंसिटी प्रेशर का चक्कर आप मुझे समझा रहे हो,
बताओ अगर आपके पास है कोई लॉजिक, नहीं ना। तो लॉजिक क्या होता है कि कई बार हमारा तुम्हारा जहां पे सोचना बंद होता है, जो स्पिरिचुअल है वो वहां से स्टार्ट होती चीजें, बहुत फर्क पड़ता है चीजों का। खैर, तो पॉइंट मैंने बोला, जब यूपीएससी ने इसको कंसीडर किया कि कोई भी सुपरस्टिशियस जिससे आपका कोई नुकसान नहीं है, उसका एग्जाम्पल पूछा था। खैर चलिए मैं वापस आऊं सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से बाहर चले जाऊंगा इस टॉपिक में। तो इसमें से 90% जो आपने अभी तक देखा सोशल लेवल्स, वो 90% ऑलमोस्ट अभी भी हैं, लेकिन उनका जो सिचुएशन है वो लगभग क्या हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है। ठीक बात है। चलो, तो पहली हेडिंग हुई आपकी सिचुएशन थी ना। हाँ, पहला हो गया आपका सिचुएशन ऐसी थी, ठीक बात है। अब आओ दूसरा, टॉपिक से भटकना नहीं। टॉपिक क्या है तुम्हारा, रिफॉर्म ना। तो हमें रिफॉर्म में ही रहना है, सुधार, जो सामाजिक सुधार आंदोलन है हमें इसी में रहना है, रिफॉर्म, सुधार। तो इन सुधारों में पढ़ो। नेक्स्ट रीजन डालो हेडिंग। तो पहला आपने पढ़ा टाइप ऑफ सुपरस्टिशियस, मतलब टाइप ऑफ कौन कौन से थे, सोशल लेवल्स। दूसरा आओ रीजन फॉर रिफॉर्म, सुधार के कारण क्या क्या है। इंडियन रेनेसेंस जो था, मतलब लोगों के अंदर जो उस समय के लोग लेकर के आते हैं सुधार, सुधार के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। सुधार के कारण मतलब उस समय के जो सामाजिक सुधार चला, उन सुधार के पीछे कौन कौन से कारण आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉइंटर में आइए, पहला पॉइंट फटाफट, सुधार के रीजंस में। चलिए सुधार में एक एक करके चलिए, मैं यहां पे रिफॉर्म दे देता हूं। रीजंस, कौन कौन से कारण हैं, बोलिए किन किन कारणों से रिफॉर्म हुआ है। कोई भी सोसाइटी किन किन चीजें से सुधरती है। हमारा समाज भी धीरे धीरे सुधरा ही है ना, पहले के बने होता। अभी जैसे कॉमन में हमेशा उसकी बात करो, क्या नाम, लव मैरिज का एग्जांपल ले लो। लव मैरिज को पहले अच्छा मानते थे, बुरा, अभी है भैया अच्छा मानते हैं, नहीं मानते, अभी भी अच्छा नहीं मानते। आप में से कितने लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये क्लियर हो जाएगा कितने % लोगों का हिसाब है। ऊपर हाथ करो, अपने में क्या उठा रहे हो। 4 लोग हैं जो लोग बुरा नहीं मानते। बुरा मानते हैं, नहीं मानते, ठीक बात है। 4 लोग बुरा मानते हैं, बचे लोग, बाकी लोग बुरा इसका मतलब बुरा मानते होंगे, यही सा हुआ। अरे 4 लोग कह रहे लव मैरिज ठीक है, यही हुआ। बाकी लोग कह रहे लव मैरिज खराब है। अबे हाँ या ना, तुम लोग क्या हो ही नहीं किसी में, शादी बेकार है सर झंझट ही खत्म करो। सही बात है, बट लॉजिकली वो बहुत प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा कि कोई भी शादी कर लो बेकार है, वो सही बात है। बट लॉजिकली इन दोनों रीजन, अब देखो यहीं पे हिसाब समझिए। लॉजिकली अभी भी आपका रेशियो लगभग 60-40 का निकला। मतलब अभी भी कोई बात नहीं, देखो पहले ये जो रेशियो 100% था खराब मानने वाला, वो रेशियो आज 60% पे आ गया है। कुछ को समझ रहे हो। तो 40% का रिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। भाई आपके पेरेंट्स थे वो अभी भी इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करते हैं। पहले के समय, अभी पता है लोगों के यहाँ क्या है, अभी जो इंटर रिलीजियस मैरिज है, अंतर धर्म, हिंदू और मुस्लिम की शादी अलाउ नहीं है, हिंदू सिख की शादी अलाउ नहीं होती है। लेकिन हिंदू के अंदर जो कम्युनिटी है उसकी इंटरकास्ट होती है, वो तो लगभग अलाउ हो जाती है घरों में। आपके यहाँ दिक्कत है क्यों सर, फालतू चीजें पूछ रहे हो, दिल दुख रहा। ये भी अलाउ नहीं है आपके घरों में, बड़ा रेडिकल घरों में रह रहे हो भैया तुम लोग यार। तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा साहब, तो तुम लोगों को ज्यादा जरूरी है रिफॉर्म, पहले पुराना तो हो जाएगा रिफॉर्म। कुछ लोगों क्या है, किसी का नहीं है ना। हाँ वही मैं कह रहा ना भाई, देखो 2-4 हैं यार, ऐसा भी नहीं करो, रिफॉर्म हुआ है। इससे पता ये चल रहा है कि जो सुधार है वो हुआ है। कितना हुआ है वो कोई बात नहीं, बट हुआ है ना कुछ, बस सेम चीज आपको पढ़नी है। तो ये रीजन क्यों था, कोई ऐसा गलत चीज जो आपके यहां पहले नहीं होती थी, मतलब पहले होती थी अभी बंद हो गई। कोई एक एग्जांपल दो, कोई भी एक ऐसी गलत चीज जो पहले मतलब नहीं होती थी, सॉरी होती थी अब नहीं होती है। कोई भी एक गलत चीज बताओ, उसके पीछे का रीजन तुम खुद ही समझ जाओगे, मैं फिर समझा दूंगा आपको टॉपिक क्या समझा रहा हूं मैं। कोई भी एक गलत चीज जो पहले आपके यहां होती थी अब बंद हो गई है। क्या चीज, चाइल्ड मैरिज आपके यहां होती थी, अपने अपने घरों की बात कर रहे हो, अच्छा अब बंद हो गई है, बिल्कुल ठीक। तो क्यों बंद हुई, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इसके नाते
बस यही चीजें आपको समझनी है। जितनी भी अच्छाई वाली चीजें आई होंगी उन सभी चीजों के पीछे कुछ रीजंस होंगे कि नहीं होंगे, तो वो कौन से रीजंस है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक बात। इसमें एक आपने खुद बता दिया, क्या सीधी बात है, जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे उतना ज्यादा ये सोशल चीजों को आप वापस इवल्स को खत्म करते चलेंगे। यही बस, ठीक बात, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए पहला लिखिए इसमें रीजन, वेस्टर्न एजुकेशन। पहला रीजन लिखिए वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई पॉइंट होगा तो मुझे बता देना सब। पश्चिमी शिक्षा पहला। अब आया समझ में? एजुकेशन डेवलपमेंट से रिफॉर्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, तो मान गया। चलो तो अब दिमाग लगाओ, अब लेके आओ कम से कम 8-10 पॉइंट की, कम से कम 4 से 5 पॉइंट। सर इसके नाते सुधार हुआ है। सिविल सोसाइटी मतलब कौन सी सोसाइटी में? अच्छा, ना ना, सोसाइटी में जो चेंज आया उस चेंज आने के पीछे के रीजन आपको पढ़ने हैं। आप क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा? सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हो, बदलाव क्यों आया वो आपको समझना है। तो पहला तो एजुकेशन के नाते बदलाव आया, समझ में आया। चलो दूसरा लिखो, कोई बात, दूसरा लिखो। सेकंड लिखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण, ब्रिटिश शासन की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या लगता है इसका मतलब? अंग्रेजों का भारत आना अच्छा रहा बुरा? सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहा, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भाई लॉजिक है। रेलवे, अगर मैं मैंने बोला देखो मैं अंग्रेजों के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से कुछ तो फायदा हुआ। आज इंग्लिश जो आप पढ़ लो कहां से, वहीं से तो पढ़ रहे हैं। तो किसी की बुराई जानने से अच्छा अच्छाई जान रहे हैं। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का आना, इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की देन में क्या क्या है? सिविल, जुडिशियली, जुडिशियल होता है, इसके अलावा पुलिस। ये तीनों सर्विस कहां से उठाई हमने है? कॉन्सेप्ट पूरा, ये तीनों कहां से? ब्रिटिश से उठाया गया। तो आईएएस पीसीएस वाला हिसाब, जो जज वाला होते हैं, और पुलिस, ये तीनों कहां से? अंग्रेजों की देन है। तो लॉजिक है, उनसे कुछ हमें फायदा हुआ। धीरे 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 डेवलपमेंट होगा आपका। तो ये हुआ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड हुआ रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब होता है तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता, पता है तार्किक क्षमता कहां से डेवलप होती है? इससे। इससे मतलब इससे। जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे उतना प्रैक्टिकल होते जाएंगे। तार्किक समझते हो? रीजन, रीजनिंग एबिलिटी में रीजन इंक्लूड है। रीजन का मतलब क्या हुआ? कारण। आपको कोई भी बात मैं बोलूं आप उसको नहीं मानोगे, क्यों? आप पढ़े लिखे हैं। कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको मैं कुछ भी मान जाएगा। भाई मैंने बोला मैं जा रहा था, मैंने 4 हाथ का एक आदमी देखा, 4 हाथ का आदमी गांव होता लॉजिकली, लेकिन जनरली ऐसा गांव देहात में आपने जितनी भी इस तरीके की नहीं स्टोरीज होती हैं वो कहां पे आपको मिलेगी? गांव में, क्योंकि वहां के लोग बहुत जल्दी बिलीव करते हैं। शहर में थोड़ा कम होता है, क्यों? क्योंकि रीजन है, क्या है? तो तर्क का मतलब हुआ हर चीज के पीछे आपको क्या मिलने लगा? रीजन। भाई लॉजिक है, नहीं सर मेरे को जम नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात, आप रास्ते से, अरे आपने बोला सर मैं आ रहा था, मैंने एक चुड़ैल देखी। भूत देखा? चुड़ैल में बुरा मान जाएंगे आप, भूत देखा। तो भूत अगर आपने देखा तो भूत मैं कैसे मान जाऊं? भाई हर गांव में एक भूत प्रेत होता होगा। अगर आप गांव अपने जाएंगे तो वहां पे अपने जो कोई पुराना बंदा पकड़ लेना, पुराना समझ रहे हो? अरे तुम्हारे, हाँ, एक जनरेशन के गैप ले लेना, मतलब समझ रहे हो, दादा दादी की साइड का, उस एज का बंदक पकड़ लेना। उसने 99% केस है कि भूत से लड़ाई लड़ी है, बिगड़ी मांगी थी उसने भूत ने। ये कहानी आपने बहुत कॉमन है, हर घर की मैंने सुनी है, आपने भी सुनी होंगी। सोच के देखिए, बट शहर में कितना, आपके दादाजी जो शहर में ही रहे, आप उनसे पूछना आपने बीड़ी दी है भूत को, वो न मना करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्योंकि भूत वास्तव में तो होता नहीं है, बट लॉजिकली गांव और देहात का फर्क है। किस चीज का? रीजनिंग एबिलिटी का। समझ रहे हो? तो तर्क लोगों के अंदर क्या हुआ? विकसित होने लगा। लोगों के अंदर समझ बढ़ने लगे कि ऐसा नहीं होता है। इसी के नीचे क्या हुआ? रिफॉर्म हुआ। चलो अगला हो, नेक्स्ट है रिएक्शन अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर। ब्रिटिश कल्चर या पश्चिमी संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। लिख लो, पश्चिमी संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। पश्चिमी संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया, इसका मतलब समझ में आया? वेस्टर्न कल्चर को इस समय, अच्छा बच्ची बताइए आप, इस समय आपने देखा हिंदुइज्म प्रमोट हो रहा है इधर, जब से
रिकॉर्ड है तो समझ रहे हैं, नाम नहीं ले सकता, पर लॉजिकली आप देख रहे हैं पिछले 10-12 साल में हो रहा है, बढ़ रहा है, अच्छा है बुरा? अच्छा आज बुरा वाला नहीं है लोग, हाँ नहीं है, हाँ बोलिए। वेस्ट राम के नाम ज्यादा बढ़ रहा है, कृष्ण वाला माहौल, भक्ति थोड़ी बढ़ रही है ना लोगों के अंदर। इधर देखो, इधर 10-12 साल से जब से यूपी में चेंजमेंट हुआ और सेंटर में चेंजमेंट हुआ, तो अच्छा हो रहा है बुरा? अच्छा हो रहा है सर, चेंजमेंट है, क्यों अच्छा है? बस यही खेल है। हमें अभी तक एक ऐसा चश्मा पहनाया गया था जिस चश्मे में यह लिखा हुआ था कि जो वेस्टर्न कल्चर वो बेहतर है। आज के समय ऐसा दौर आ रहा है जिसमें हमें अपना जो इतिहास है उसको जानने का मौका मिला। आजकल के बच्चों को समझाया गया कि भाई साहब जो वेस्टर्न कल्चर है उसका इतिहास 1000-2000 साल पुराना है और हिंदू माइथोलॉजी 5000 साल पुरानी खड़ी है। जो चीज आज वेस्टर्न वाले बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, वो चीज हम 2000 साल पहले किताब में लिख चुके हैं। भाई उठा लेना, मैं झूठ बोल रहा हूं, इस चीज को समझना। वरामिहिर, चरक, कालिदास, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सबका इतिहास का एविडेंस उठा के, न्यूटन ने आज बोला था जीरो उरो वाला, वो कब ने दे, आर्यभट्ट ने दे रखा है, समझ रहे हो कब की कहानी है? तो ये रियलिस्टिक है, हवाबाजी वाली बात नहीं है। बट हुआ क्या, एंशिएंट में हम क्या थे, डेवलप थे। ये जो मिडाइवल वाला फेज आया ना, इस फेज में और प्री मॉडर्न के फेज में, प्री मॉडर्न का मतलब अंग्रेज जो इंडिया में आए हैं वो, और मिडाइवल, इन दोनों फेज में हम किसके कॉलोनी रहे? भाई एंशिएंट में हमारे राजा कौन थे? हम ही लोग थे राजा, हमारे खुद के ही तो राजा थे, अशोक, चंद्रगुप्ता, ये अपने बंदे नाम नहीं लग रहे। लेकिन जैसे ही मिडाइवल आता है तो मिडाइवल में दिल्ली डायनेस्टी स्टार्ट हुआ 1206 से और खत्म होता है 1707 में। इसमें एक भी नाम बताइए जो अपना नाम है। भाई दिल्ली डायनेस्टी उठा लीजिए, जितना है, तुगलक वाली डायनेस्टी, खिलजी की डायनेस्टी, फिर कौन आता, मुगल, एक डायनेस्टी, ये सब कौन है? बाहर से आए हैं। भाई बाहर से आए लोग, तो जो बाहर से आए वाले लोग हैं, ऑब्वियस बात है वो इस जो हमारा कल्चर होगा उसको डिक्लाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब हमारे, अब देखो हिसाब से ये चीज समझ में आया है, हटा दो ये, समझो। ये था आपका एंशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ध्यान से समझना। एंशिएंट में हमारा जो कल्चर रहा वो ग्रो किया, उसके बाद फिर आया तुम्हारा मिडाइवल। मिडाइवल में जो आपके रूलर लोग थे, इन लोगों ने आपके कल्चर को डिक्लाइन किया क्योंकि इनको अपने कल्चर को प्रमोट करना था। तो ये दौर कितने साल का रहा? लगभग 500 से 700 साल। जरा समझो, तो 500 से 700 साल का जो इतिहास रहा, इस इतिहास में कई जनरेशन चेंज हुई होंगी। भाई यहां पे एक बाप, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा। भाई 500-700 साल का इतिहास है ना, 4-5-6 जनरेशन निकल गई कि निकल गई? अगर एक जनरेशन 25 साल की होती है मोटा मोटी, तो 100 साल में 5 जनरेशन, 4 जनरेशन हो गई। तो आप 500 साल में कितनी हो गई? 20 जनरेशन। तो हिसाब लगाइए, अगर 20 जनरेशन बाद कोई बच्चा पैदा होगा तो इसके माइंड में जो बातें डाली गई होंगी पिछली जनरेशन वाली तो डलेंगी, और पिछली जनरेशन कौन होगी? ये वाली। तो लॉजिकली इसको कैसे समझ में आएगा ऐसा 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 है? भाई इसको क्या पता चलेगा ऐसा कुछ है? ऐसे तब पता चलेगा जब इसके आगे वाली जो जनरेशन आएगी मॉडर्न, इस जनरेशन के लोग इस वाली चीज को स्टडी करें, ठीक, और इसको स्टडी करके इस जनरेशन के लोगों को बताएं कि साहब ऐसे 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 था। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाम आता है किसका? विवेकानंद का। सुने होंगे आप लोग, दयानंद सरस्वती का नाम सुने हो इनका? ये वो लोग थे जिन्होंने इंडियन कल्चर का जो खत्म हो चुका था उसको क्या किया? रीजनरेट का काम किया। दयानंद सरस्वती तो बोला था रिटर्न टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। जो वेद के बारे में किसी को पता नहीं था तो दयानंद सरस्वती बोले कि वेद सबसे ऑथेंटिक बुक है। ये बात किसने बताई? दयानंद सरस्वती ने बताई। किसको बताई? हमें बताई। हमें ऐसा नहीं पता था, हमें पता था, लेकिन ये जो गैप आ गया, गड़बड़ा गया। समझ में आया? तो जो नया जनरेशन आती है, पॉइंट क्या लिख रहे थे, किस पॉइंट पे समझा रहा हूं? ये वेस्टर्न कल्चर। तो सीधी बात है, अब मिडाइवल के बाद इस वाले पोर्शन में यहां पे कौन आएंगे? ब्रिटिशर्स। तो जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो ये कौन सा कल्चर आ गया हमारे यहां? वेस्टर्न कल्चर। तो सीधी बात है, जो पाश्चात्य सभ्यता आएगी ये अपनी सभ्यता को प्रमोट करेंगे। तो जो ये लोग अपने कल्चर को कर रहे थे वही ये लोग इस कल्चर को कर रहे। फर्क तो क्या है? बस कल्चर ही तो बदला, बाकी तो सब सेम ही रहा। लेकिन बाद में फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, बहुत अच्छे लोग थे जो इन चीजों को बताया कि आपका खुद का इतिहास कहीं ज्यादा बेहतर है इन वाले के इतिहास से। ये चीजें जब बताई गई लोगों को नहीं पता चला, तो बहुत सारे लोगों ने सोचो यहां पे जो बुक्स थी ना, जो उस समय की लोकल लैंग्वेज में लिखी गई थी, उस बुक को यहां पर हिंदी में लिखा गया। समझ रहे हैं? जिससे कम से कम लोगों को समझ में आया, ट्रांसलेट किया गया। ये ट्रांसलेट करने के लिए उनको नई भाषा सीखनी पड़ी, अलग मैटर है। लेकिन जब हिंदी में कोई किताब अवेलेबल हो जाएगी तो जो लोकल लोगों के पढ़ लेंगे।
भाई पुरानी किताबें किसमें थी? संस्कृत में। संस्कृत किताब कौन पढ़ सकता है? जो स्कूल जाएगा। गरीब आदमी स्कूल जा नहीं सकता था, तो जो ठीक ठाक लोग थे स्कूल गए, उन्होंने संस्कृत पढ़ा, संस्कृत की बुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया, और हिंदी में ट्रांसलेट करके जब लोगों ने पढ़ा तो उनको पता चला कि हमारा कल्चर कहीं ज्यादा बेहतर है। बात समझ रहे हो? तो सारा खेल किसका होता है? माइंड में डालने वाला होता है, कि तुम्हारे माइंड में अगर डाल दिया जाए कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो वो वैसा ही हो जाएगा। ये वही वाली कहानी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। उसी पॉइंट में जो चल रहा है तुम्हारा, इंपैक्ट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन थिंकर लिख लो, यूरोपियन चिंतकों का प्रभाव। कुछ यूरोपियन थिंकर भी अच्छे थे, उसमें 2-3 लोगों के नाम लिखिए, एटलीस्ट 3 लोगों के नाम जरूरी हैं। पहला नाम है मैक्स मूलर, पहले बंदे का नाम लिखो मैक्स मूलर। दूसरा है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। और तीसरा है जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ये 3 बंदों के नाम इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट करने का काम किया। इन तीनों के नाम भी आने चाहिए। ठीक है, बट इनकी बातों को भी इंडिया में लाने का काम इंडियन थिंकर ने। ये जो वो कौन है? यूरोपियन थिंकर है ना। तो यूरोपियन थिंकर जो अपनी बात कहेंगे वो किस लैंग्वेज में कहेंगे? इंग्लिश में। तो उस इंग्लिश उस बात को इंडिया में लाने के लिए आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो इंडियंस थे, जो इंग्लिश जानते थे, उन्होंने इनकी बातों को वहां समझा और उसको इंडिया में लेकर के आए और वहां पे इंप्लीमेंट किया। किसमें? अपनी लैंग्वेज में। इसमें राम मोहन राय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट। आई डोंट नो कौन सा नंबर चल रहा होगा, नंबर हिसाब लगा लेना अपना। 6 है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की उपलब्धता। प्रिंटिंग प्रेस समझ गए? प्रेस क्या है? प्रेस कौन लेके आया था? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल वाले जो प्रेस लेकर के आए, तो प्रेस के आने से कितना फायदा हुआ? कोई चीज जो एक आदमी कहे उसके 100 कॉपी करूं मैं, और 100 कॉपी मैं दूंगा, तो वही सेम चीज 100 लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? तो प्रेस का फायदा ये होता। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से भी फायदा हुआ। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ये मुझे जरा डिफाइन करो कि औद्योगिक क्रांति इंडियन रिफॉर्म में कैसे रिस्पॉन्सिबल है? औद्योगिक क्रांति आप जान गए होंगे सब लोग। तो सही है। तो तुम्हारे कल्चर में रिफॉर्म कैसे आया? स्वदेशी वदेशी वाला जो कह रही हो, ठीक बात है, बट वो तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडियन रिफॉर्म कैसे लाया, मैं ये पूछ रहा हूं। आप तो उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो कि इंडियन वहां पे हम आप समझ गए आप लोगों का कॉन्सेप्ट कि वहां पे चूंकि हम उसके अगेंस्ट में थे इसलिए हम लेके आए, मेरी बात। बट मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंडिया रिफॉर्म लाया, मैं ये कॉन्सेप्ट समझो जरा। हाँ हाँ, कुछ हद तक जा रहे हो। सिंपली बताओ, इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों में से ज्यादा कल्चरल डेवलप कौन होता है? सही सही बताना। अमीर आदमी और गरीब आदमी में अपने धर्म को ज्यादा कौन मानता है? डिफरेंस समझ में आ गया? बस। आप क्या पढ़ रहे हो? सोशल और कल्चरल रिफॉर्म। तो रिफॉर्म में सीधी बात है, जिसके पास पैसा आएगा वो धीरे धीरे किधर की तरफ चलेगा? इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, तो वो धर्म से हटता जाएगा। अच्छा और बुरा यहां की बात नहीं, और यहां पे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म में तो सीधी बात है, औद्योगिक क्रांति में सीधी कहां पे सामान बना? ब्रिटेन में, समझो, यूके में सामान बना। इस सामान को खरीदने के लिए लोग गए और वहां से यहां पे भी किया यार, वही वाला हाल हो रखा है यार। ठीक है, इस सामान को खरीदने के लिए यहां गए और यहां से भी कुछ लोग गए। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है एक्सचेंज, ये एक्सचेंज में यूके और इंडिया इन दोनों का कल्चर आपस में मिलेगा कि नहीं?
तो सीधी बात है, यूके के कल्चर में अगर कोई गलत चीज होगी तो वो इंडिया आएगी, और यूके के कल्चर में कोई अच्छी चीज होगी तो वो इंडिया आएगी। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो ये कल्चरल एक्सचेंज कब होगा? जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। समझ में आया? तो लिख लो इसी के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इसी पॉइंट के अंदर, अर्थव्यवस्था का विकास होने से, अर्थव्यवस्था का विकास होने से